दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, जिनसे बाहर आपका क्वेश्चन जाने की संभावनाएं दोस्तों बहुत कम हो जाएंगी। ये यूनिट भी दोस्तों आपका 15 नंबर का है। पिछला जो सेकंड यूनिट था वो भी 15 नंबर का और ये भी 15 नंबर का। अगर इन दोनों यूनिट्स को आप कवर कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे, पढ़ने के व्यापक अर्थ में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हो जाती हैं। तो पढ़ने के व्यापक अर्थ में तो जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने की, दुनियादारी से परिचित होने की, नवीन विचारों और भावों को उत्पन्न होने की, विश्लेषण की क्षमता विकसित होने लगती है, कल्पना शक्ति के से चिंतन व मनन करने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है। तो पढ़ने का लक्ष्य अर्थ समझना मात्र नहीं होता, बल्कि अर्थ को आत्मसात कर संदर्भ के साथ जोड़ना भी है। अगला आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पढ़कर समझने की प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूप बताइए या रूप बताइए। तो शब्दों का उच्चारण, अर्थग्रहण, शब्द और वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ना, विविध विद्याओं को पढ़कर उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ उन्हें जोड़ना व प्रयोग करना, ये सब पढ़कर समझने की प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूप हैं। अगला है 5वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में कितने प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में 2 प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं, कुछ गहन अध्ययन के लिए, कुछ द्रुत पठन के लिए और गहन अध्ययन के लिए। कविता, निबंध, कहानी, जीवनी जैसी विधाएं जो है पाठ्य सामग्री का हिस्सा बनती है। वहीं द्रुत पठन के लिए संस्मरण, एकांकी, नाटक, यात्रा संस्मरण जैसी विधाओं को जगह दी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या पठन के स्तर के निर्धारण का आधार विद्या हो सकती है। स्पष्ट कीजिए, अथवा पठन के स्तर का निर्धारण किस प्रकार से किस पर निर्भर करता है। तो पठन के स्तर के निर्धारण का आधार विद्या नहीं हो सकती है, बल्कि रचना में भावों, विचारों की प्रकृति व प्रस्तुति का पर निर्भर करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़ने की जटिलता के स्तर को समझाइए। तो पहला है भाषागत जटिलता का स्तर, दूसरा है शब्द स्तरीय जटिलता, तीसरे नंबर पर है वाक्य स्तरीय जटिलता, चौथे नंबर पर है यहाँ पे शब्द शक्ति के स्तर, पांचवें नंबर पर है अनुच्छेद स्तर की जटिलता, छठे नंबर पर है सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के स्तर, सातवें नंबर पर है विचार स्तरीय जटिलता, आठवें नंबर पर है विद्यास्तरीय जटिलता। 8वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंपरागत रूप से पठन के कितने चरण माने गए हैं। तो पहला है प्रत्यभिज्ञान, दूसरा अर्थग्रहण, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है अनुप्रयोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेल लिपि के एक डॉट की औसतन ऊंचाई क्या होती है। पहले तो हम दोस्तों बात करते हैं ब्रेल लिपि क्या होता है। तो ब्रेल लिपि हम यहाँ पे बताएंगे कि जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, दृष्टिबाधित जिन नेत्रहीन हम उन्हें कह सकते हैं, नेत्रहीन लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि में दोस्तों 6 बिंदुओं की संख्या होती है, बिंदुओं की संख्या 6 होती है। और ब्रेल लिपि में एक डॉट की जो औसतन ऊंचाई है वो 0.02 इंच होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, यहाँ से एक प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता वाचन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कविता वाचन में उच्चारण, स्तर, स्वर, लय, आरोह अवरोह, गति, यति आदि का ध्यान रखा जाता है, जिससे जो हमारी जो कविता है वो उसमें मधुरता आए, मिठास आए, सुनने वाले को आकर्षित करे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ने के कौशल के इन चरणों को सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो पहला है शब्दों को अर्थ समझना, दूसरा कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव पर ग्रहण करना, अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों की पहचानना, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन पढ़ना। इनको व्यवस्थित तरीके से जमाना है। तो यहाँ पे ऐसे जमाएंगे, अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों को पहचानना। पहले हम अक्षरों से और उनसे बने शब्दों को पहचानेंगे और फिर हम उनका अर्थ समझेंगे और फिर पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन पढ़ेंगे। और चौथा है कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव हम उसका ग्रहण करेंगे, समझेंगे कि इस वाक्य में क्या बात की जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता क्यों पढ़ाई जाती है। तो कविता का सारा आनंद उसके वाचन पर निर्भर करता है। वही वाचन ऐसा हो कि वाचन में अर्थ झलकता हो, इससे कविता स्वतः सरल सुबोध हो जाती है। कविता में कवि द्वारा जो संदेश दिया जाता है
उस तक पहुंचने पर ही कविता पठन सार्थक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता की व्याख्या के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कविता की व्याख्या के लिए पूर्व संदर्भ के साथ साथ उसके अभिव्यक्ति सौंदर्य पर ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर भाव सौंदर्य का ध्यान रखा जाएगा। हर्ष, शोक, भय, मर्मस्पर्शी स्थल आदि भाव सौंदर्य के अंतर्गत हैं। अंत में विचार सौंदर्य पर ध्यान किया जाएगा। विचार सौंदर्य के उद्धत गुणों पर चर्चा की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने का सही मायना क्या है। तो पठन समझ की संपूर्ण प्रक्रिया है। पाठ्य सामग्री को समझकर उसके निहित भाव को आत्मसात करके संदर्भों से जोड़ना तथा उसके आधार पर अपना स्वतंत्र मन बनाना ही सही मायने में पठन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाचन कितने प्रकार के होते हैं। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाचन है सस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत वाचन सामूहिक वाचन के अंतर को स्पष्ट करना है। डीएलएड 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्तिगत वाचन में एक व्यक्ति द्वारा किया गया सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। यह प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि बड़ी कक्षाओं में एक व्यक्ति द्वारा आराम से हम सेल्फ स्टडी जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा है सामूहिक वाचन। तो जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहा जाता है। यह प्राय छोटी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे छोटी कक्षाओं में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, इनमें पहाड़ी बोलने के लिए हम 2 बच्चों को सामने बुला लेते हैं, फिर उनसे पहाड़ी बुलवाए जाते हैं, या फिर गिनती की बात करें और भी कुछ कार्य हम करवा देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देखेंगे, मौन पठन से। यहाँ देखिए, मौन पठन से विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है, भाव विचार तथा तथ्य ग्रहण सहज हो जाता है, ज्ञानार्जन में सुविधा होती है, ग्रहित ज्ञान अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। अगला है, मौन पठन से वाचन शक्ति में तीव्रता आ जाती है, विद्यार्थी किसी विषय को शीघ्र पढ़ने में समर्थ हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पढ़कर समझने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर हम देंगे, पढ़ना एक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया है। पढ़ने की क्षमता के विकास में अनुमान, परिचय, संदर्भ, पाठ के स्तर, रुचि आदि महत्वपूर्ण घटक व कारक हैं। विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए हमें निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। नंबर 1 पर है, सुनना पढ़ने में सहायक। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रसंग को समझने में कठिनाई महसूस करे तो शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थी को उस प्रसंग का वाचन करवाए। जब वह वाचन कर रहा हो तब उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुना जाए और अवलोकनों पर चर्चा करके कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए। सेकंड नंबर पर है, अनुमान। तो विद्यार्थियों को पढ़ने की क्षमता का विकास करने में उनके द्वारा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना जरूरी है। अर्थ, लिंग, वचन आदि के आधार पर आगे की पंक्तियों का अनुमान लगाने की क्षमता के विकास से पढ़ने की दक्षता तथा सटीकता पर सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। अगला है, विद्यार्थी शिक्षक पढ़ने की दक्षता को बढ़ाने के लिए अनुमान लगाने के मौके देने वाली गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं। वे किसी अनुच्छेद में से लिंग, वचन, कारक, चिन्ह आदि शब्दों को हटाकर विद्यार्थियों को अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करने के अवसर वहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 3 पर है, चर्चा। तो शब्दों तथा विषयों की जानकारी होने पर पठन सरल हो जाता है। किसी पाठ के साथ परिचय बढ़ाने का एक तरीका चर्चा करना है। चर्चा पाठ को पढ़ने से पहले और बाद में हो सकती है। किसी कम परिचित विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसके बारे में चर्चा करने से उस विषय वस्तु को पढ़ने में मदद मिलती है। यह भी हो सकता है कि पाठ को पढ़ने के बाद उस पर चर्चा करके उससे परिचय बढ़ाया जाए। आगे है, अगर विद्यार्थी की पाठ्यपुस्तकों में से ऐसे पाठ हैं जिनमें प्रयुक्त शब्द विद्यार्थियों के लिए अपरिचित या कम परिचित हैं तो उस पाठ को कई बार पढ़कर उस पर चर्चा करके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों को हम ज़्यादा आसानी से पढ़ते हैं उनका एक कारण उनसे हमारा परिचय होता है। इस परिचय का कारण उनका बार बार उपयोग में लाया जाना है। कक्षा में किसी अपेक्षाकृत कठिन पाठ को चर्चा के द्वारा समझ के दायरे में लाया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पुस्तकालय किस प्रकार से उपयोगी है। आप सबको इसका राइट आंसर सबको पता है, सब इसके बारे में लिख सकते हैं, बट
किस प्रकार से लिखना है आपको सिस्टमेटिक तरीके से, और बड़ा प्रश्न दोस्तों ये आपके आ सकता है। तो इसमें देखते हैं, पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त हैं। पुस्तकालय के नियमित उपयोग से हमारी जो जानकारी का दायरा तो बढ़ता ही है, दृष्टिकोण भी व्यापक बनता है। विद्यार्थी शिक्षक पुस्तकालय के उपयोग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले तो उनका ज्ञात अद्यतन बना रहता है। हम जानते हैं कि पुस्तकालय में अनेक विषयों विधाओं की पुस्तकें होती हैं। शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जगाने के लिए पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि की पुस्तकें तलाशने व उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना अपेक्षित है। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई किताबों पर चर्चा से उनका हौसला बढ़ेगा तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो सकेंगे। यहाँ इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि पुस्तकालय में पुस्तकों का संकलन उनके स्तर व रुचि के अनुरूप होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, समाचार पत्र पत्रिकाओं के पठन की समझ पर टिप्पणी लिखिए। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं पाठकों को केवल खबरें उपलब्ध नहीं करवाते बल्कि जीवन से जुड़े विविध विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं के काम बहुआयामी होता है। रोजमर्रा की महत्वपूर्ण घटनाओं की खबरों के साथ व्यापार, कृषि, खेलकूद, सिनेमा, धर्म, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान आदि से संबंधित लेखादि जो अखबारों में जगह पाते हैं, वहाँ कविताएं, कहानियाँ, संस्मरण, बाल इतिहास भी प्रकाशित होते हैं। कविताएं, कहानियाँ, जो चुटकुले हैं, खेलकूद व सिनेमाघर की खबरें, पहेलियाँ आदि रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षिका समाचार पत्र पढ़कर मुख्य बातें डायरी में लिखने, अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से तुलना व सामूहिक चर्चा से विद्यार्थियों की रुचि को परिष्कृत कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कविता पढ़ने में रुचि कैसे पैदा की जा सकती है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, संक्षिप्त रूप से पूर्व प्रसंग का संकेत करते हुए शिक्षक अवरोह, आरोह, यति, गतिपूर्ण हाव भाव आदि मंथर गति से वाचन प्रस्तुत करे। याद रहे, कविता प्रस्तुति में संगीत कक्ष न बन जाए। शिक्षक वाचन इस प्रकार करे कि उसके भाव, अर्थ सुबोध सरल हो जाए। दूसरा है यहाँ पे, छात्रों द्वारा भी किसी तरह अनुकरण वाचन कराया जाए। शिक्षक क्लिष्ट शब्दों का शुद्ध उच्चारण का सही अभ्यास करा ले, यानी कि कठिन शब्दों का जो अर्थ है उन्हें अच्छी तरह से समझा दे ताकि जो कविता का अर्थ है वो सार्थक उन्हें स्पष्ट हो सके। आगे है, कविता में निहित संदेश का वर्तमान परिस्थितियों में समन्वित करें। चौथा है, कविता के विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और कला सौंदर्य पर प्रश्न करते हुए शिक्षक स्वयं स्पष्ट करे। पांचवा है, कविता के भावों, विचारों, कल्पनाओं और शब्द चित्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। नाद सौंदर्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। छठा है, कविता वाचन शैली मर्मस्पर्शी व भावोदय होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ जाता है कि पाठ के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता से क्या आशय है। तो कक्षा में छात्र विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आते हैं। प्रत्येक समाज के विवाह, जन्म, मृत्यु, त्योहार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परिवारों से, अलग अलग समाजों से, अलग अलग क्षेत्र से विद्यार्थी जो हैं एक विद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो उनका समाज अलग होता है, उनमें जो रीति रिवाज हैं, उनके त्यौहार है, वो सब उनके भिन्न भिन्न होते हैं। रीति रिवाजों को सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में समझा जा सकता है। नगरीय, ग्रामीण, आदिवासी अंचल के परिवेश में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह अंतर खान पान में भी देखा जाता है, रहन सहन में देखा जाता है, पहनावे में, रीति रिवाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। परिवेश से जुड़ी सार्थक चर्चा से शिक्षक इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, सस्वर वाचन के गुणों को यहाँ पे विवेचना करनी है। तो पहला गुण है शुद्ध उच्चारण हमें करना चाहिए। तो सस्वर वाचन में वर्णों तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। और हिंदी भाषा का प्रत्येक विद्वान इस तथ्य से परिचित है कि शब्द के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अवश्य होता है। यदि उच्चारण में तनिक भी अशुद्धि हो जाए तो अर्थ का तो अनर्थ हो सकता है, यानी कि अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। अगला है यहाँ पे सेकंड नंबर पर उचित ध्वनि निर्गम। तो ध्वनि उत्पादन में मुख्य अवयव की ही सक्रिय होते हैं, लेकिन इन अवयवों का सही प्रयोग होना चाहिए। कंठ से उच्चारित होने वाले कंठ से ही उच्चारित होने चाहिए। इसी प्रकार तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक जो हमारे ये बोलने के जो ध्वनि स्रोत हैं आदि उच्चारण स्थानों से ही जो ध्वनियाँ उच्चारित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बच्चे का जो उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा।
अगला है यहाँ पे तीसरे नंबर पर उचित बल तथा विराम का प्रयोग। सस्वर वाचन में के समय विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि कहाँ उसे विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है और कहाँ प्रश्न सूचक ध्वनि का प्रयोग यहाँ पे करना है। इसी प्रकार विस्मयादिबोधक, अल्प विराम आदि के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी यहाँ पे चाहिए। चौथे नंबर पर है उचित लय तथा गति का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थी को सस्वर वाचन करते समय पाठ्य सामग्री के भावों अनुसार लय, गति तथा प्रवाह का प्रयोग करना चाहिए। उसे न तो मंद गति से और न ही तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, बल्कि लय और गति ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता भी पाठ्य सामग्री के भाव को समझ सके। पांचवें नंबर पर है उचित हाव भाव। तो प्रत्येक विद्यार्थी को सस्वर पाठ करते समय पाठ्य सामग्री के अनुसार हाव भाव का प्रदर्शन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्रृंगार का भाव अलग होता है, क्रोध का भाव अलग और वीरता का भाव अलग होता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। उचित मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी इस कला को सीख सकते हैं। छठे नंबर पर है उचित वाचन मुद्रा। सस्वर वाचन भले ही खड़े होकर किया जाए या बैठकर किया जाए, लेकिन वाचन की जो मुद्रा है सर्वत्र उचित होनी चाहिए। पाठक को सही ढंग से खड़ा होना चाहिए ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो तथा उसमें झुकाव न हो। पाठ्यपुस्तक हमेशा पाठक की आंखों से 1 फुट दूर होनी चाहिए। यदि पाठ्य श्रोताओं के बीच वाचन करता है तो उसे बीच बीच में श्रोताओं को देखना भी चाहिए। जब पाठक वाचन करे तो उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। पाठक को वाचन इस प्रकार से करना चाहिए कि श्रोताओं को पाठक का प्रत्येक वर्ण स्पष्ट सुनाई देवे तथा स्वर में उतार चढ़ाव भी बना रहे। यह आवश्यक नहीं कि पाठक की आवाज़ ऊंची हो, वह धीमी आवाज़ में भी सही पाठन कर सकता है। सातवें नंबर पर है प्रभावोत्पादकता। तो सस्वर वाचन प्रभावोत्पाद भी होना चाहिए। इसके लिए पाठक को अपनी दृष्टि की सीमा का विस्तार करना चाहिए। यह न हो कि वह केवल पुस्तक को देकर ही पढ़ता चला जाए। फिर भी यदि धारा प्रवाह गति से वाचन किया जाता है वह निश्चय ही प्रभावोत्पादक होता है, श्रोताओं पर अपना प्रभाव वहाँ पर बनाता है। इसके लिए पाठक थोड़ा अभ्यास कर ले तो यह उचित होगा। अगला है 8वां अंगों का संचारण। पाठ्यपुस्तक का वाचन करते समय पाठक को अपने शारीरिक अंगों का भावानुकूल संचालन भी करना चाहिए। इससे वाचन जीवन सजीव और प्रभावशाली बन जाता है। विशेषकर कविता पाठ में अंग संचालन का अत्यधिक महत्व है। इससे जहाँ एक ओर कविता के भाव स्पष्ट होते हैं, दूसरी ओर भाषा में प्रवाह उत्पन्न होता है। कहानी अथवा निबंध के जो वाचन में भी अंग संचालन अत्यधिक उपयोगी यहाँ पे होता है। 90 नंबर पर है स्वाभाविकता। तो सस्वर पाठ में कृत्रिमता, स्वरता नहीं होनी चाहिए। पाठक को बनावटी ढंग से शब्द का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप में पाठ करना चाहिए तथा निर्भय होकर वाचन करना चाहिए और उसे अपने स्वाभाविक प्रकृति के हिसाब से बोलना चाहिए। तो बस दोस्तों इस यूनिट में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इन सबको आपको याद कर लेना है। वीडियो को एक बार और देख लें। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करें पर्सनली। इस चैनल पर दोस्तों पीडीएफ नहीं डाल सकते, कॉपीराइट इशूज़ की वजह से। वीडियो भी दोस्तों आपकी काफ़ी डिमांड की वजह से वीडियो बन रहे हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।